मदनपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज को मदन नाम का एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वो हर रोज खेतों में जाता और आराम से सो जाता। अगर कोई उससे कुछ पूछे तो वो जवाब भी नहीं देता था। तो एक दिन सूरज अपनी पत्नी से, भूमि, हमारा बेटा दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मा होता जा रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ जी, मुझे भी उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। अब एक दिन उनके घर में सूरज का बड़ा भाई रघुवीर आता है और सूरज से, सूरज, कैसे हो भाई? अच्छा हो भाई साहब, आप कैसे हो और कैसे आना किया? सूरज, तू तो जानता है कि मेरा बेटा शहर में जॉब पर लग चुका है और अब मुझे कोई काम भी नहीं होता। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपनी भैंस को बेच दूं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा हो जो भैंस खरीदना चाहता हो तो मुझे बताना। जी जरूर भाई साहब। रघुवीर के वहां से जाते ही सूरज मन ही मन, क्यों ना भाई साहब से मैं ही भैंस खरीद लूं ताकि मेरा निकम्मा बेटा कुछ कर सके। सूरज अपने मन की बात भूमि को बताता है और रघुवीर से उसकी भैंस को खरीद लेता है। सूरज के बार बार बोलने पर मदन भैंस का दूध निकालकर शाम के समय गांव में ही बेचने लगा। साथ ही मयूर नाम के एक इंसान के गांव के बाहर हाईवे पर चाय की दुकान थी जहां मदन सुबह दूध बेचकर आता था। लोग भी उसके भैंस के दूध की प्रशंसा करते। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे तो उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन वो मन ही मन, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी डाल दूं ताकि मुझे और पैसे मिल सके। दूसरे ही दिन से मदन दूध में पानी डालने लगा। अब वो हाईवे पर 2-3 ढाबों पर दूध बेचने लगा। महीना 2 महीना गुजर जाने के बाद मदन अपने दूध में पानी की मात्रा को बढ़ाने लगा। तो एक दिन गांव की एक औरत, मदन भैया, आजकल आप कुछ दूध अच्छा नहीं देते, क्या बात है? कहीं आप दूध में पानी तो नहीं मिलाने लगे? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी और की तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब मदन ने कुछ और ज्यादा भैंस खरीद ली, लेकिन उसमें दूध कम, पानी ज्यादा होता था। दिन ब दिन उसका लालच इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने किसी की शिकायत ना आए इसीलिए दूध में मिलावट करना शुरू कर दिया ताकि दूध पर आने वाली मलाई अच्छी आए और लोग मदन जो भाव बोले वो दे सके। अब धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और बीमारी का कारण डॉक्टर ने दूध बताया। तो सरपंच जी, मदन, मदन जी कहिए सरपंच जी। मदन, आखिर तुम दूध में ऐसा क्या मिलाते हो कि गांव में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? सरपंच जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? पानी से भी तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। मेरे दूध में तो कोई मिलावट नहीं है। जैसे ही मदन ने मिलावट शब्द का इस्तेमाल किया कि तभी सरपंच जी मन ही मन, अरे ये मदन मिलावट का नाम ले रहा है। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। कहीं ये मिलावट तो नहीं कर रहा अपने दूध में? अब जैसे ही मदन गांव में घर घर जाकर दूध डालकर घर आता है तो सरपंच जी वो सारा दूध इकट्ठा कर शहर में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। 2-3 दिनों से सरपंच जी सिर्फ और सिर्फ उसी पर नजर रखे हुए थे, लेकिन मदन को ये बात पता ही नहीं थी। वो सुबह उठता, भैंस का दूध निकालता और उसमें मिलावट कर पानी मिला देता और गांव में घर घर जाकर बेच आता और आराम से अपने खेतों में सो जाता था। अब जैसे ही शहर से दूध टेस्ट का रिजल्ट आया तो सरपंच जी कुछ करे उससे पहले ही गांव में पुलिस आ जाती है और मदन के खेत में जो घर था वहां जाकर उससे, मदन, मदन, क्या क्या बात है सर? और आप मदन को क्यों आवाज लगा रहे हो? आपके बेटे ने दूध में की मिलावट के कारण एक की मौत होते होते वो बच गया। उसे हमारे साथ चलना ही होगा। पुलिस की बात सुनते ही मदन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ ही लेते हैं और गांव वाले उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना होता है। बहुत समय पहले की बात है। सुमन अपने माँ पिता के साथ रहती थी। सुमन के माँ पिता गांव में कोई भी समारोह हो या शादी, वहाँ आचार्य के हाथों के नीचे काम करते और अपना और अपनी बेटी का पेट पालते थे। लेकिन कई दिनों से उन दोनों की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। तब सुमन अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसकी परीक्षा होते ही सुमन के माँ की पैसे की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। सुमन अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है
अब वो बहुत रोती है। तो सुमन के पिता सुमन से, सुमन मेरी बच्ची, रो मत बेटी, संभाल अपने आप को। तू तो जानती है कि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। न जाने भगवान का बुलावा कब आ जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। पिताजी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे पिताजी। हाँ बेटा, संभालो अपने आप को। पिताजी, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, ठीक है, चलो अब तुम सो जाओ। अब सुमन और उसके पिता सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमन काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। उसी दौरान सुमन की दोस्त मीरा, जो बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, जो हमेशा सुमन की मदद कर दिया करती थी। सुमन की मदद करना मीरा के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुमन मीरा के घर जाती है तो उसे देख मीरा के पिता, मीरा देखो, आ गई तुम्हारी भिखारी दोस्त। कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, लेकिन तूने तो पूरे जमाने का ठेका लेके रखा है ना। मीरा के पिता की बातें सुनकर सुमन के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। तो मीरा उसे आवाज लगाने लगती है, सुमन, सुमन सुन तो। मीरा दीदी, मैं चलती हूँ, बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। देखा देखा मीरा, तूने कैसी अकड़ होती है इन गरीब लोगों में। तुम चाहे जितना भी इनकी मदद करो, इनकी अकड़ अकड़ ही रहेगी। पिताजी, आप किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कितना दुख पहुंचा होगा उसे। हाँ हाँ पता है, तुझे तो सिर्फ दूसरे लोगों की ही कदर है, अपने माँ बाप की नहीं। अब देख, तेरी जल्द ही शादी होने वाली है, तो जब तक तू यहाँ है जरा अच्छे लोगों के साथ रहा कर। अब मीरा के पिता सुमन के घर जाते हैं और वहां जाकर सुमन के पिता से, देख रघु, तेरी बेटी मेरी बेटी से बराबरी करना चाहती है। उसे बोल देना, चाहे जो हो, आज के बाद मेरी बेटी मीरा के साथ नहीं दिखनी चाहिए। अपनी औकात में रहना सीख। मीरा सुमन से 5 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी दोस्त थी। क्योंकि एक बार की बात है, जब मीरा कॉलेज जा रही थी तो कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। तो ये देख सुमन ने मीरा से छोटी होकर भी उन सबको अच्छा खासा सबक सिखाया था, और उस दिन से किसी ने भी मीरा को परेशान नहीं किया था। उसी दिन से मीरा और सुमन एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। मीरा हमेशा सुमन को पैसे देकर उसकी मदद करती थी, और सुमन भी गांव में जो भी काम मिले वो सारे काम करती। लेकिन रघु की दवाइयों के लिए सुमन को मीरा से पैसे लेने ही पड़ते थे। अब मीरा की मंगनी थी, जिसमें मीरा ने सुमन को भी बुलाया था। उसे देख मीरा के पिता सुमन से, तुझे कहा था ना मैंने कि अपना यहाँ मुंह मत दिखाना। सुबह सुबह आकर सारा मूड खराब कर दिया। गरीब की औलाद कही की, खुद की तो कोई इज्जत नहीं होती तुम्हारी, हमारी भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो। नहीं 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 चाचा जी, ऐसे तो। सुमन बोल ही रही थी कि तभी मीरा की माँ बहुत परेशान अवस्था में वहां जाती है और मीरा के पिता से, अजय सुनिए, यहाँ तो आइए जरा। देखिए ना, ये आचार्य अभी तक नहीं आया। मीरा के ससुराल वाले कभी भी पहुंचते होंगे यहाँ। क्या करे? क्या कह रही हो तुम? अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं हुई? नहीं, खाना बनाने वाला ही नहीं आया तो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं बना है अभी तक। मीरा के पिता तुरंत ही आचार्य को कॉल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आचार्य की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है और उसी कारण उसे शहर में अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। ये बात सुनते ही मीरा के पिता, देखो रखुमा, अब तो आचार्य नहीं आ सकता। अब घर की औरतें मिलकर ही सभी लोगों का खाना बनाना होगा। सगाई में कम से कम 500 लोग होंगे। लेकिन कैसे? अब तो सभी औरतें तैयार हो चुकी है और हमारे घर के नौकरों को भी इतना ज्यादा खाना बनाने का कोई अंदाजा नहीं होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो सारे नौकरों को भी उनके उनके काम बांट दिए गए हैं। पता नहीं क्या होगा, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। रकुमा परेशान होकर बोले जा रही थी और सुमन वहीं पर खड़ी देख रही थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली तो सुमन, चाची
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो एक छोटी बच्ची हो। चाची, हम दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर ही सकते हैं ना? तुम अपनी औकात में रहकर बातें किया करो। ये मेरी पत्नी है, इस गांव की शेठानी, और तुम इससे काम करवाना चाहती हो? ठीक है, चलो सुमन, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। चाची, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन सिर्फ रोटियां और पूरियां बनाने के लिए कोई हो तो। अरे देखा तुमने, ये मुझे पता है, ये कुछ काम की नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कोई मिलता है तो। चाची, आप भी तैयार होने के लिए चली जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे बेटा? चाची, आप मुझ पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए मेरे माँ पिताजी यही तो काम करते थे, बचपन से देखती आ रही हूँ। अब सुमन बाहर जहाँ खाना बनने वाला था वहाँ चली जाती है और खाना बनाने की शुरुआत करती है। दूसरी ओर मीरा के पिता कॉल कर हर ढाबे वाले को, होटल वाले को पूछ रहे थे, लेकिन हर कोई जल्दी चाहिए तो ना बोल रहा था। और दूसरी ओर सुमन गांव की कुछ औरतों को अपने साथ लेकर जल्दी जल्दी खाना बनाती है और एक थाली में सजाकर रकुमा के पास आती है। रकुमा, कोई खाने वाला या होटल वाला इतनी क्वांटिटी में खाना देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक कट जाएगी रकुमा। सारे मेहमान आ चुके हैं, अब क्या करें? चाचा जी। अरे तू तो मेरा सिरदर्द है, सिरदर्द। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तुम मुझे बार बार परेशान किए जा रही हो। रकुमा, इसे पहले यहाँ से बाहर निकालो, वरना न जाने मेरे हाथ से क्या हो जाए। गरीब घर की औलाद ये ऐसी चिटिया होती है कि गुड़ खत्म हो जाए फिर भी उस जगह को नहीं छोड़ेगी। सुमन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी रोते रोते सुमन, चाचा जी, वो खाना बन चुका है, अगर एक बार चाची इसे चख कर देख लेती तो अच्छा होता, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ आई थी। सुमन की बात सुनकर रकुमा और मीरा के पिता चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे खाना बन सकता है। तभी मीरा के चाचा जी वहां आ जाते हैं और मीरा के पिता से, अरे भैया जल्दी चलिए, वो लोग आ चुके हैं। मीरा के माँ पिताजी जल्दबाजी में ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुमन इतनी बेइज्जती के बाद भी अपनी दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मंगनी की सारी रस्में पूरी होते ही सारे मेहमान खाना खाने बैठ जाते हैं, तो वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तभी मीरा के होने वाले ससुर मीरा के पिता से, वाह समधी जी वाह, क्या खाना बनवाया है आपने आज। अरे आज तक ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। और हाँ, शादी में भी आप ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनवाना, एकदम बढ़िया। अपने समधी की ये बातें सुनकर मीरा के पिता को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही उन्हें अपने आप पर शर्म भी आ जाती है। वो तुरंत ही सुमन से मिलने जाते हैं, तो सुमन मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पूरियां बना रही थी। उसके पास जाकर मीरा के पिता हाथ जोड़कर, सुमन बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी दोस्त की मंगनी है तो वो तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। सुमन बेटी, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा एक बुरा सपना समझकर भूल जाना बेटी। आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी होगी। थैंक यू चाचा जी, लेकिन अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी रहकर अपने पिता का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। और जरूर बेटी जरूर। अब तो सारे गांव में जहां भी शादी हो, सगाई हो, लोग तुमसे ही खाना बनवाएंगे, देख लेना। क्योंकि आज तुमने इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाया था कि हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। उस दिन से सुमन गांव के हर एक समारोह में खाना बनाने के ऑर्डर्स लेने लगी। इतना ही नहीं, अपने पिता का ख्याल रखते रखते उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो भी उसके काम में मदद करने लगे। उसने कुछ ही सालों में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया
और खुद का शहर में एक बहुत बड़ा होटल शुरू किया, जिसमें मैरिज हॉल की भी व्यवस्था की। कई सारे लोगों को उसने काम पर रखा। अब वो गांव की एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन अगर अच्छे संस्कार हो तो कोई भी गरीब अपने आप को एक ऊंचे शिखर पर ले जा सकता है।